Hi guys, welcome. Guys, today we'll be discussing a topic complex number. So, to be precise, in complex number, we'll be discussing equation of a straight line. Means using complex number, I will try to write equation of straight line. मतलब हम लोग जैसे कि 2D या 3D में लाइन के इक्वेशन लिखते हैं, ये सेम चीज़ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करके लाइन की इक्वेशन लिखेंगे. तो लाइन फिक्स करने का जो बेसिक फंडा है, तो टू फिक्स्ड पॉइंट सही है. मतलब यूजिंग टू फिक्स्ड पॉइंट्स आप एक लाइन को फिक्स कर सकते हो. इन दोनों से पास जा होने वाले लाइंस एक ही होंगे, विच इज़ यूनिक. तो लेट दोज टू पॉइंट्स विल बी A Z1 B Z2. मतलब ए को Z1 ले लिया, बी को Z2 ले लिया. तो आपको ये बात तो पता ही होगा, पॉइंट्स बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलो एक ही बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एर्गन प्लेन में पॉइंट होता है, राइट. तो मुझे इस जो भी लाइन दिख रहा है आपको सामने, उसका इक्वेशन चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करके. तो मतलब व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा. तो आई विल एस्टैब्लिश ए रिलेशन. मैं क्या करूँगा, आई विल एस्टैब्लिश ए रिलेशन विच शुड बी सेटिस्फाइड या विच विल बी सेटिस्फाइड बाई एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन. इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है सब उस इक्वेशन या उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब आप उसको इक्वेशन बुला सकते हो, राइट. सो आई विल सेलेक्ट ए रैंडम पॉइंट z. मैं कोई रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ z इस लाइन के ऊपर. तो वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये इटसेल्फ भी हो सकता है, या ए इटसेल्फ भी हो सकता है. नो इश्यूज़, राइट. तो अब देखिए, ये जो ए है और ये z है, ये दोनों ज्वाइन करने वाले जो वेक्टर आएगा. नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है z और ये जो पॉइंट b है, इन दोनों ज्वाइन करने से जो वेक्टर आएगा वो दोनों पैरेलल होंगे. अगर z अगर यहाँ भी लेंगे, अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट z है, a z1 और z को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ऐसा हो गया, b पॉइंट और इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ऐसा हो गया, दोनों पैरेलल ही तो है. तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ z माइनस z1 equals to lambda times z minus z2, where lambda belongs to a real number, right. So what I am saying is, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, दीज टू वेक्टर्स पैरेलल है. तो अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है, ए बार को लैम्डा बी बार लिख सकते हो, वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ नॉट मैंशनड, अगर ये मेंशन नहीं करते हो, ये लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता था. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है तो ये दोनों चीज़ क्या हो रहा होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से, गाइस आई एम डिस्कसिंग व्हेन लैम्डा इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उस केस का क्या सिनेरियो है, मैं वो समझा रहा हूँ, राइट. तो अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो रोटेट होता दिखेगा. मतलब वो रोटेट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा. एग्जाम्पल है, मतलब ये आगे भी काम आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ. ये ए जेड है विच इज़ आर इंटू ई पावर आई थीटा. यूलर फॉर्म लिख सकते हो आप. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ई पावर आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. तो ई पावर आई अल्फ़ा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, दिस इज़ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है, मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल है वो थीटा है. कैसे, ये एर्गन प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है. ई पावर आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं z1 बुलाता हूँ, राइट. उसको z1 बुलाता हूँ. तो आर इंटू ई पावर आई थीटा मल्टीप्लाइड बाई ई पावर आई अल्फ़ा. तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ. थीटा प्लस अल्फ़ा आ रहा है, तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये थीटा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा. सो मुझे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा z1, जिसका थीटा प्लस अल्फ़ा आर्गुमेंट है. मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ई पावर आई अल्फ़ा को आई अल्फ़ा से रोटेट कर लिया, इसकी वजह से क्या चेंज आया, ये पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर है. जो पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अल्फ़ा रोटेट हुआ है. सो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज
if you multiply a complex number with another complex number will rotates. Or if you are multiplying any complex number with e power I alpha, which is obviously a complex number, right? What I'm saying is, if you are multiplying a complex number with e power I alpha, then that complex number will be rotated through an angle alpha. वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, डिपेंड करता है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. मतलब यहाँ तो समझ में आ गया, लैम्डा रियल नंबर होना पड़ेगा. रियल नहीं होने से ये वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब 180 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 180 होने से ये वाला वेक्टर ज़्यादा सा ऐसा होगा. अगर इस वेक्टर को 20 डिग्री से घुमाएंगे, ये बन जाएगा ना, तब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर पैरेलल रहेगा ही नहीं है. तो इतना तो क्लियर है कि ये जो रिलेशन है, इसको मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बुला सकता हूँ. हाँ, अब ये कैसे, सिंपल बात है. तो मैं पता क्या किया है, एक लाइन लिया. वो लाइन कैसे मिला? दो फिक्स्ड पॉइंट्स को जॉइन करने से एक लाइन मिला. इसके ऊपर कोई रैंडम पॉइंट मतलब लिया. क्या बोला? कोई रैंडम पॉइंट लिया, राइट? तो उस रैंडम पॉइंट का जो यूनिकनेस है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, उस रैंडम पॉइंट का क्या यूनिकनेस है? वो हमेशा लाइन के ऊपर ले करता है. मतलब वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता. मतलब मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है सब उसको सेटिस्फाई कर ले, राइट? विच इज़ फाइन. तो ये रिलेशन से आपको इस लाइन के ऊपर सारा पॉइंट्स आ जाएंगे. वो कैसे? लैम्डा बिलोंग्स टू आर बोला ना, लैम्डा की जगह अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ. 1 2 3 4 50 88 कुछ भी, ठीक है? तो ये आप लाइन का इक्वेशन बोल सकते हो. तो इनफैक्ट 2-3 फॉर्म है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फॉर्म इज, इसी फॉर्म को रीराइट करते हैं. z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इज अल्फा गाइस. अल्फा इज प्योरली रियल नंबर ना अल्फा. चलिए, सो अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, इसका मतलब वो इस लाइन के ऊपर है. ये आर्गेंट प्लेन है, रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, राइट? वो इस लाइन के ऊपर है. तो उस पॉइंट का, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, पॉइंट बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों सिमिलर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट होता क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, आप इमेज ले लेंगे. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर ही है, इस पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन फिर से इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा. तो ये बोल सकते हैं आप, इफ़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल या इफ़ ए नंबर इज़ प्योरली रियल, देन उस नंबर का जो कॉन्जुगेट है इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ हो जाएगा. तो ये भी समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बाई कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का डिवीजन अल्टीमेटली पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही बन जाएगा, राइट? तो ये कॉन्जुगेट सिंबल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. तो मैं यहाँ से z बार माइनस z1 बार बाई z बार माइनस z2 बार इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई z माइनस z2 लिख सकते हैं गाइस. कोई इशू नहीं है, राइट? आगे बढ़ते. नेक्स्ट, ये रिलेशन है, ठीक है? तो एक और चीज़ क्या है बताता हूँ. अगर आप बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, मतलब अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, अगर प्योरली रियल है, उसका जो आर्गुमेंट है, मतलब प्योरली रियल का मतलब द पॉइंट लाइज ऑन दिस रीजन ऑफ द लाइन और ऑन दिस रीजन, राइट? तो इसका जो आर्गुमेंट है, मतलब यानी आर्गुमेंट होता क्या है? ये जो लाइन दिख रहा है, अभी मैं जो एरो ड्रॉ किया, ये जो वाइट वाला, इसके साथ एंगल निकालना है. अगर लाइन इसके ऊपर ही है, तो ये लाइन और ये इंस्टेंट हो गया, मतलब कोइंसिडेंट हो गया, इसका वैल्यू तो ज़ीरो हो गया एंगल. अगर पॉइंट यहाँ है, तो ये वेक्टर और इसका बीच में एंगल कितना? 180. तो आर्गुमेंट ऑफ ए प्योरली रियल नंबर इज़ ज़ीरो और पाई. तो ये भी लाइन का इक्वेशन ही है, इसको आप फॉर्म नंबर 3 बुला सकते हो. अब
ये पूछ सकते हैं कि कौन सा फॉर्म कब यूज़ करेंगे, तब डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, आप कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हो, राइट। जो लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लाइन का, वो हम लोग इससे डिराइव करेंगे, वो चीज़ मैं समझाऊंगा अभी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जेड बार माइनस जेड वन बार मल्टीप्लाइड बाई जेड माइनस जेड टू विल बी जेड माइनस जेड वन इंटू जेड बार माइनस जेड टू बार, राइट। गैस सिंप्लीफाई कर लेना, जेड बार जेड माइनस जेड वन बार जेड टू माइनस जेड वन बार जेड प्लस जेड वन बार जेड टू इक्वल्स टू जेड जेड बार माइनस जेड जेड टू बार जेड जेड टू बार माइनस जेड वन जेड बार प्लस जेड वन जेड टू बार। गैस ये दोनों कैंसिल हो जाता है, राइट। सो हमने एक देखिए पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो ना, जेड बार जेड टू, इसके साथ जेड वन बार जेड वन बार जेड टू, जेड जेड बार, ठीक है। इसके बाद ये दोनों जेड जेड टू बार, ये दोनों जेड वन जेड बार प्लस जेड वन जेड टू बार। तो अभी जेड का कोएफिशिएंट क्या आएगा देख सकते हैं, जेड वाला टर्म एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये लेफ्ट साइड लेके आएगा तो जेड टू बार विथ ए प्लस साइन, ये राइट साइड जो है ये माइनस जेड वन बार है। वापस लिखता हूँ, दिस विल बी, गैस ये जेड है, ओके, जेड टाइम्स जेड टू बार माइनस जेड वन बार, दिस टू आर टेकन केयर ऑफ। अभी जेड बार का नंबर्स देखते हैं, ये जो डबल टिक कर रहा हूँ ये यहाँ, तो प्लस जेड बार देखेंगे तो जेड वन प्लस जेड बार देखेंगे, जेड वन माइनस जेड टू होता है, राइट। ये जो डबल टिक किया है ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसके साथ साथ क्या जाएगा, जेड वन बार जेड टू माइनस जेड वन जेड टू बार इक्वल टू ज़ीरो। गाइस अब देखना, तो मैं इसमें ध्यान देता हूँ, और ये दोनों भी ऊपर फोकस कर सकते हो, ये दोनों कॉन्जुगेट्स है क्या, नहीं ना, मतलब जेड टू बार मैंने जेड वन बार का कॉन्जुगेट जेड टू मैंने जेड वन हो गया, यहाँ जेड वन मैंने जेड टू है। तो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, माइनस इन यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ। तो बिफोर दैट ना इस पे ध्यान देना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर ए डब्ल्यू है पूरा, बीच में माइनस है, तो जेड वन बार जेड टू का जो कॉन्जुगेट है ये हो जाएगा, देखिए जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू बार, जेड वन बार जेड टू का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, जेड वन जेड बार का कॉन्जुगेट जेड वन, जेड टू का कॉन्जुगेट जेड टू बार। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों कॉन्जुगेट्स है आपस में, तो डब्लू माइनस डब्लू बार, तो ये ऐसा हो गया ना, अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, टू आई बीटा टाइप्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली इमेजिनरी, राइट। तो इसी चीज़ को मैं रीराइट करता हूँ, जेड टाइम्स जेड टू बार माइनस जेड वन बार, यहाँ से एक माइनस कॉमन लेता हूँ, जेड बार जेड वन माइनस जेड टू प्लस टू आयोटा बीटा इक्वल टू ज़ीरो, फॉर ऑब्वियस रीजन्स बीटा बिलोंग्स टू आर, राइट गाइस। अब ना ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर को प्योरली रियल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जेड टाइम्स, जेड का क्वेश्चन इस बार पहले लिख लेता हूँ, आई टाइम्स जेड टू बार माइनस जेड वन बार इंटू जेड माइनस आई टाइम्स जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड बार प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो वेर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ये कैसा आ गया,
ये तो आपको समझ में आया ही होगा। 2i बीटा क्या है गैस, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, राइट। उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करने से प्योरली रियल नंबर आ जाएगा, तो एक लैम्डा लिख लिया, उसको प्योरली रियल लिख दिया। अगर आप इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, अगर नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन राइट दिस एज -2 बीटा इक्वल टू 0, नो इश्यूज, राइट। गैस हियर कम्स इंटरेस्टिंग पार्ट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इंक्लूडिंग माइनस z2 बार माइनस z1 बार का कॉन्जुगेट z2 माइनस z1 माइनस z2 टेकन केयर ऑफ है, राइट। गाइस एक सेकेंड, हम लोग यहाँ z बार इंटू z1 ना, ओके, z1 कॉमन लेने से हम लोग को क्या मिल रहा है, z कॉमन लेने से हम लोग को मिल रहा था z2 बार माइनस z1 बार, z बार कॉमन लेने से क्या मिल रहा था, ये दोनों जो डबल टिक वाला टर्म्स है z1 माइनस z2। तो हाँ गैस हम लोग ये गलती, मतलब z1 माइनस z2 ना, यह जब माइनस कॉमन लेंगे दिस विल बिकम्स z2 माइनस z1, दिस विल बिकम्स z2 माइनस z1। यहाँ से यहाँ तक माइनस कॉमन लेने से ये भी z2 माइनस z1 है। क्या सिंपल है, एक माइनस हमने छोड़ दिया, ठीक है, z2 माइनस z1। तो हियर कम्स इंटरेस्टिंग पार्ट। तो गैस z2 बार माइनस z1 बार का z2 माइनस z1 विल बी कॉन्जुगेट, और आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इफेक्टिवली अभी मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन की बात कर रहा हूँ इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ए बुलाता हूँ, ए जेड बार माइनस आयोटा के साथ, मैं लिखूँगा किसको ए लिया, प्लस जेड के साथ क्या आएगा, अगर ये ए बुला रहे हो आप, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट होगा, ये ए बार, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस विल बी प्योरली रियल नंबर which I am representing with a b, I am writing b belongs to r, right। तो this is standard equation of a line, right। उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे बताता हूँ। तो आपको z बार का कोफिशिएंट्स और z का कोफिशिएंट्स दोनों कॉन्जुगेट होना पड़ेगा। तो आपको ये डाउट हो सकता है a और a बार के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है a बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वो प्योरली रियल नहीं है, आपको दिख रहा होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, लेकिन जो b है ना वो प्योरली रियल है। अगर प्योरली रियल नहीं है तो क्या करेंगे, अगर प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो प्योरली रियल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग कुछ कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। वो सब फार्मूलाज यूज़ करने के लिए आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना ज़रूरी है, विच इज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। करना क्या होगा, सिंपल है। तो z के साथ जो कोफिशिएंट आएगा और z बार के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो दोनों कॉन्जुगेट होना चाहिए, और बाकी जो भी नंबर आएगा वो प्योरली रियल होना चाहिए, राइट गाइस, डन। तो अभी a किसको लिया, माइनस आई टाइम्स z2 माइनस z1। तो हियर कम्स इंटरेस्टिंग पार्ट। तो ये जो a है ना, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है मैं देखता हूँ। आप लोग ये भी बोल सकते हो वाई और इंटरेस्टेड इन है, वाई कांट ए, सिर्फ ए क्यों लिए, ए बार क्यों नहीं लिया, ऐसे कोई भी ले सकता था, लेकिन यहाँ डायरेक्टली z2 माइनस z1 दिख रहा था। अगर आपको याद है हम लोग जो स्टार्ट किया था ये सब कैसे, एक लाइन के ऊपर, मतलब इनफैक्ट पहले 2 पॉइंट्स लिया था a z1 b z2, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन आया, उस लाइन की इक्वेशन के बारे में अपना डिस्कशन शुरू हुआ था, राइट। सो एक लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट्स है a z1 b z2, राइट। तो गाइस z2 माइनस z1 क्या होगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तो मैं माइनस, मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब माइनस अगर लेंगे नहीं भी लेंगे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या अंतर आएगा, 180 डिग्री रोटेट होगा।
लेकिन इसको 180 डिग्री रोटेट करने से जो वेक्टर आएगा वापस इस लाइन को ऊपर ले करेगा ना। लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है Z2 माइनस Z1, क्या ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। इसके बाद क्या हुआ, ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब -Z2 माइनस Z1 को एक साथ लिख लो, इनटू आयोटा की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ आयोटा, e⁻i⁻²। तो मैंने क्या बोला, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को e⁻i⁻α से, मतलब e⁻i⁻α से मल्टीप्लाई करने से वो रोटेट हो जाता है। तो हम लोग e⁻i⁻α को रोटेटिंग ऑपरेटर पे बोल सकते हैं। e⁻i⁻α कैन बी कॉल्ड एज रोटेटिंग ऑपरेटर, राइट। तो e⁻i⁻α मतलब आयोटा इज e⁻i⁻²। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है आपको, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, राइट, उसको 90 डिग्री रोटेट करना है। तो 90 डिग्री रोटेट करने से इस लाइन का परपेंडिकुलर बन जाएगा, राइट, इस लाइन का परपेंडिकुलर बन जाएगा। ऐसे एक सेकंड, ऐसे एक ही लाइन है। Yes, this is A. So here comes the interesting part. In A bar Z plus A Z bar plus B equal to 0, A, which is coefficient of Z bar, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए फ्री वेक्टर perpendicular to the line a bar z plus a z bar plus b इक्वल टू 0। जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया ये। तो मतलब आप लाइन का इक्वेशन देख के आप ये बोल सकते हो कि उस लाइन का इक्वेशन में जो z बार का कोफिशिएंट है वो लाइन का डायरेक्शन देता है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल, अगर आप ये बोलते हो 2 + 3 आयोटा टाइम्स z प्लस 2 - 3 आयोटा टाइम्स z बार प्लस 4 i इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है पहले। ठीक है, तो इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बिफोर हैंड, मतलब अब इससे डील करने से पहले इसका प्योरली रियल है, ये तो प्योरली इमेजिनरी है, इसको प्योरली रियल बनाओ, आयोटा से मल्टीप्लाई करो। मतलब एक सेकंड, पहले हम लोग इससे डील करते हैं। तो +4 इक्वल टू 0, तो इससे क्या होगा, अब z बार का जो कोफिशिएंट है 2 - 3 आयोटा, तो क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ z बार इज़ ए फ्री वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब अगर ये जो इक्वेशन है अगर इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो आप ये बोल सकते हो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है वो 2 - 3 आयोटा वाला फ्री वेक्टर होता है, ठीक है। जो 2 - 3 आयोटा जो वेक्टर है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ z बार से आप लाइन का परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन के बारे में बता सकते हो। इनफैक्ट जब भी लाइन की इक्वेशन लिखते हो आप स्टिक टू बेसिक्स, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या बोला जा रहा है, पहले एक z लिखेंगे, एक z बार लिखेंगे। z बार का कोफिशिएंट हमेशा लाइन का परपेंडिकुलर होगा, राइट। इसको ले लेता हूँ कुछ स्टार, ठीक है। तो जो भी यहाँ स्टार लिखा है उस स्टार का कॉन्जुगेट आएगा यहाँ, प्लस यहाँ एक प्योरली रियल नंबर आएगा, वो लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका हो जाएगा आपका, राइट। तो इसका क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्या बताते हैं हम लोग आगे जाके देखते हैं। अब ये तो पता चल गया ना, z बार का जो कोफिशिएंट है वो लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है। तो यहाँ से ये भी पता चल जाएगा क्योंकि इसको कॉन्जुगेट लेने से ये आ जाता है, राइट। तो गैस अभी आगे बढ़ते हैं।
इस नोट पे चलते हैं कि प्योरली रियल जो नंबर है वो लाइन को क्या दे रहा है, मतलब उसका क्या वैलिडेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो उसके लिए पहले हम लोग ये डिस्कस करते साथ साथ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए जेड बार ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो मुझे इस लाइन का पैरेलल वाले लाइन चाहिए। तो सिंपल है, ये वाला लाइन ड्रॉ कर लिया, गिवन है। और ये भी पता चल गया जेड बार का कोफिशिएंट जो है वो लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है ए। मुझे इस लाइन का पैरेलल वाली लाइन चाहिए। सो ये होगा जो ऑरेंज में ड्रॉ किया, ये होगा, ऐसे इन्फिनिट लाइन्स होता है, राइट। आपको ये समझना ज़रूरी है, ये ऑरेंज वाले लाइन है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। एक जेड बार होगा, आपको ये समझ में आ रहा है ना सब में जेड बार क्यों आएगा, सिंपल है। 2D की बात करते हैं, 2D में एक लाइन की इक्वेशन 5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है, दूसरा लाइन का 5x माइनस 50y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में एक्स वाई तो आता ही है, ये एक्स वाई का काम जो है वो जेड और जेड बार संभालता है, ठीक है। मतलब किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सब में जेड बार क्यों आ सकता है, वो वेरिएबल है, मतलब अलग अलग पॉइंट्स लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि लाइन के इक्वेशन में एक्स और वाई का जो काम करता है वो सेम यहाँ जेड बार करता है। तो जेड बार तो आएगा ही आएगा, इनफैक्ट जेड भी आएगा, और यहाँ कोई नंबर आएगा प्योरली रियल इक्वल टू 0, राइट। अब देखना हमें क्या चाहिए, जब भी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, जिस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं उस लाइन का जो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर है वो जेड बार का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो आपको सामने दिख रहा है ये जो वाइट वाला वेक्टर है ए बार है वो गिवन लाइन का परपेंडिकुलर है। अगर गिवन लाइन का परपेंडिकुलर है तो रिक्वायर्ड लाइन का परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि वो दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो जेड बार का कोफिशिएंट यहाँ ए आ जाएगा, बिकॉज ये जो फ्री वेक्टर है ए बार वो ये ऑरेंज लाइन्स का भी परपेंडिकुलर है। अगर ये लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, उसका कॉन्जुगेट, प्लस यहाँ प्योरली रियल लिखेंगे लेकिन एग्जैक्ट बी नहीं लिखेंगे, मतलब बी भी प्योरली रियल ना, अब वापस बी लिख देते हो तो ये वो लाइन ई आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन इटसेल्फ पैरेलल ही होता है। प्लस के इक्वल टू 0 लिखते हैं, फिर के बिलोंग्स टू आर। अब इंटरेस्टिंग बात ये है ना, के की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, शायद के का जगह 1 सब्स्टिट्यूट करने से ये लाइन आ रहा होगा, के इक्वल टू 2 पे ये लाइन आ रहा होगा, तो -1 पे ये लाइन आ रहा होगा, -5 पे ये लाइन आ रहा होगा, फिर के इक्वल टू 500 पे ये वाला लाइन आ रहा होगा। तो इफेक्टिवली के जो है लाइन का ओरिएंटेशन बताता है, और जेड बार का जो कोफिशिएंट है वो लाइन का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। सो ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 में ए और ए बार लाइन का क्या बताता है, डायरेक्शन, और बी जो है लाइन का पोजीशन बताता है, ठीक है। तो आप के लिख के छोड़ देते हो, अगर के बिलोंग्स टू रियल है तो फैमिली ऑफ लाइंस वाला कॉन्सेप्ट से भी, मतलब इस लाइन से पैरेलल वाले लाइंस इन्फिनिट होंगे, वो सारा लाइंस को आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो, तो इसको आप फैमिली ऑफ लाइंस भी बोल सकते हो। ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन होगा अगर के को फिक्स नहीं किया तो, राइट। फॉर ए पर्टिकुलर के आपको एक पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगा विच बिलोंग्स टू दिस फैमिली, उस फैमिली का क्या स्पेशलिटी है, जो भी लाइन्स है इस वाइट कलर लाइन्स का पैरेलल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन्स की बात चल रहा है गाइस, फिर वापस लाइन ले लिया, गिवन है, राइट, ओके। इस लाइन को जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो इस बार दूसरे कलर से लिखते हैं गाइस। ये परपेंडिकुलर है जो कि जेड बार का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जेड बार का कोफिशिएंट, ऐसा नहीं कि पहले हमेशा जेड लिखना है, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है। जेड बार का कोफिशिएंट ये है, लेकिन बी रियल नंबर टेकन केयर ऑफ बोल दिया, ठीक है। मुझे देखो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, जो डबल टिक किया, राइट।
मुझे क्या चाहिए, इस वाइट कलर लाइन का परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो जिसको मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर वाले लाइन चाहिए, ये होगा राइट, या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, कोई भी, ऐसे बहुत लाइन्स आएंगे। लेकिन अगर ये सिंगल टिक जो किया है वो रिक्वायर्ड है, डबल टिक गिवन है, तो इस लाइन्स का इक्वेशन चाहिए, मुझे एक वेक्टर चाहिए होगा जो कि इस लाइन का परपेंडिकुलर है। मतलब ब्लू कलर लाइन्स के इक्वेशन में ब्लू से लिखता हूँ, जेड बार इंटू समथिंग प्लस जेड इंटू समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू 0 होगा गैस। ये तो प्योरली रियल है, चिल है, ठीक है। तो जेड बार के साथ क्या लिखेंगे, इस ब्लू लाइन का परपेंडिकुलर वाले वेक्टर। अब ये बताइए, हम लोग को इस वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है ए, जो कि वाइट लाइन का परपेंडिकुलर होता है। तो यूजिंग दिस वेक्टर, यूजिंग दिस येलो वेक्टर, मुझे क्या या कैसा वेक्टर चाहिए होगा, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, मुझे एक ऐसा वाला वेक्टर चाहिए। क्यों, जो वेक्टर है ना, ये ब्लू लाइंस का परपेंडिकुलर ही तो है, राइट। अब सबको भूल जाओ, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन देखो, तो ब्लू लाइन की इक्वेशन चाहिए, रेड वेक्टर चाहिए होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो मेरा पॉइंट ये, इस येलो वेक्टर से इस रेड वाले को कैसे ला सकता है, राइट। तो एक और बात आप ये पूछ सकते हो, मतलब अब ये डाउट हो सकता है, आपने यहाँ ऊपर ही ड्रॉ किया, नीचे नहीं हो सकता क्या? नीचे बिल्कुल हो सकता है, मतलब ऐसे ड्रॉ करो, ऐसा ड्रॉ करो, क्या फ़र्क पड़ता है, इस लाइन का परपेंडिकुलर तो है। अब ये मत समझना हमेशा वेक्टर ऊपर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर नीचे का, एटलीस्ट इन दिस केस। सो बैक टू क्वेश्चन, मुझे ब्लू कलर लाइन का परपेंडिकुलर चाहिए जो कि रेड वेक्टर है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, इस येलो वेक्टर से रेड कैसे लाऊंगा, तो मतलब इस वेक्टर को अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ये रेड वेक्टर आ जाएगा। 90 डिग्री रोटेट कैसे करेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करने से ई पावर आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, तो ई पावर आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने से अल्फ़ा रोटेट होता है ना, यहाँ मुझे π/2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी π/2 से रोटेट करना है, तो ई पावर आई π/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ई पावर आई π/2 इज cos π/2 प्लस sin π/2, गाइस विच इज़ आयोटा। सो आप भी याद भी कर सकते हो, कभी भी आपको फ्यूचर में 90 डिग्री में रोटेट करना है, आप लोग प्लस और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। माइनस आयोटा कैसा आ गया, सेम बात है, अगर एक क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर ये वेक्टर बोलो या इसका डायरेक्शन ऐसा लो, ये ब्लू लाइन का परपेंडिकुलर ही होगा। तो इफेक्टिवली जो ए बार है उसको ई पावर आई π/2 यानी आयोटा से मल्टीप्लाई करने से जो भी वेक्टर आएगा वो ब्लू लाइन का परपेंडिकुलर होगा। सो जेड बार का कोफिशिएंट एक बार आई ए लिख लिया, क्योंकि आई ए ये वेक्टर हो जाएगा, जो रेड वाले वेक्टर है वो आयोटा इंटू ए हो जाएगा। तो जेड बार के साथ क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर वाला लिखेंगे जो कि आई अल्फ़ा है, सॉरी आई ए है, तो जेड के साथ उसका कॉन्जुगेट, तो आई का कॉन्जुगेट माइनस आई है, ए का कॉन्जुगेट ए बार हो जाएगा, क्योंकि गाइस ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिख लेना और लैम्डा क्लेम कर देना रियल नंबर है, तो ऑब्वियस बात है, शायद 1 पे ये आ रहा होगा, -2 पे ये आ रहा होगा, 100 पे ये आ रहा होगा, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आपको सारा लाइन्स मिल जाएंगे जो कि इस लाइन का परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन्स में इन्फिनिट होगा। सो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन लिखने के लिए जेड बार चाहिए, जेड चाहिए, जेड बार के साथ कौन सा कोएफिशिएंट लिखेंगे, लाइन का परपेंडिकुलर वाले वेक्टर लिखेंगे। जेड के साथ क्या लिखेंगे, जो भी जेड बार के साथ लिखा हूँ उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। और लैम्डा क्या है, प्योरली रियल नंबर है, वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो अब हम लोग एक बार ये देख ले, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप कैसे निकालते हैं लाइन का, राइट। गाइस देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन जो है ना, 2D की बात करते हैं, पहले 2D की बात करते हैं।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो अगर इक्वेशन है, इसका स्लोप जोमेट्रिकली और अलजेब्रिकली दोनों डिस्कस करते हैं। हम लोग स्लोप क्या बोलते हैं, tan थीटा या m विच इज़ माइनस बी बाई ए, राइट। तो हम लोग ऐसा एक लाइन बनाया, अगर ये लाइन थीटा एंगल बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, उसका जो टेंजेंट है वो स्लोप हो जाएगा, ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ये गायस ना इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, लाइन का स्लोप जो बोल रहा हूँ ना वो डेफिनेशन है। मतलब हमने डिफाइन किया कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करो और उसका टेंजेंट लो, जब भी जो भी वैल्यू होगा उसको आप स्लोप बुला सकते हो, राइट। तो ऐसे भी हो सकता था ना, इसके साथ एंगल निकालो, इसके साथ टेंजेंट निकालो, उसको भी स्लोप बुला सकते थे, राइट। तो वो क्यों नहीं किया, अगर वो करता ये पूछता कि ये क्यों नहीं किया, तो कुछ ना कुछ बताना था। तो इस चीज़ को हम लोग स्लोप लिया, स्लोप जैसे डिफाइन किया। तो ये चीज़ क्यों डिस्कस हो रहा है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन का प्रूफ नहीं होता है। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है, स्लोप ऑफ द लाइन पैराबोल सॉरी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग है। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट निकाल लिया थीटा, और tan ऑफ थीटा को आप स्लोप बोल रहे हो। गैस ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ स्लोप का डिफिनेशन कुछ अलग है। वही हम लोग डिस्कस करने के लिए ये टॉपिक शुरू किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज स्लोप। कंसिडर कंसिडर ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, बी बिलोंग्स टू आर। स्लोप क्या है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ गाइस, स्लोप इज माइनस ए बार बाई ए, दैट इज आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ए बार क्या है, जेड बार बाई कोएफिशिएंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आता है मैं को बताता हूँ। यह जो माइनस बी बाई ए है, यह माइनस ए बार बाई ए है, एक चीज़, हाँ माइनस ए बाई ए बार, मतलब पहला जेड बार का कोएफिशिएंट, इसके बाद जेड का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा यार ये माइनस बी बाई ए है, ये माइनस ए बाई ए बार है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस आ कहाँ रहा है, मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए इसके ऊपर दो पॉइंट्स है ना, ए जेड वन बी जेड टू, इन दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर है, तो दीज टू पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ए बार जेड वन प्लस ए जेड वन बार प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो पहला है। दूसरा ए बार जेड टू प्लस ए जेड टू बार प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ए बार कॉमन लेने से जेड वन माइनस जेड टू प्लस ए इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो यहाँ से जेड वन माइनस जेड टू बाई जेड वन बार माइनस जेड टू बार निकालेंगे, आपको माइनस ए बाई ए बार आएगा। तो बेसिकली इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में स्लोप बोला जा रहा है। ये y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली क्यों नहीं है, अब थोड़ा बहुत देखेंगे। जेड वन जेड टू यहाँ है, जेड वन बार जेड टू बार क्या होगा, यहाँ कहीं जेड वन बार होगा, यहाँ कहीं जेड टू बार होगा, मतलब इसका जो स्लोप है ये जेड टू बार होगा, ये जेड वन बार होगा, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन याद करना है। तो पहला ये स्लोप माइनस ए बाई ए बार, अगर लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स है, मतलब दो पॉइंट्स अगर लाइन जा रहा है, उन दोनों पॉइंट्स से जाते हुए लाइन का जो स्लोप है वो आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब 2 प्लस थ्री आयोटा 12 प्लस थ्री आयोटा और 12 माइनस थ्री आयोटा, या 12 प्लस
दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है ना, -3 + 4 आयोटा, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स है, ज्वाइन करने से एक लाइन आ जाएगा, इन दोनों से जाने वाले लाइन का स्लोप चाहिए। तो अब z1 - z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करो पहले, भाई उसको कॉन्जुगेट्स को सब्ट्रैक्ट करो, 12 + 12 - 3 आयोटा बाई -3 - 4 आयोटा। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा तो वो स्लोप बुलाएंगे इसको, मतलब जो भी नंबर आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग स्लोप बुलाएंगे, राइट। तो यह डेफिनेशन अलग है, इसलिए आपको मैं बता दिया इसके बारे में। अब आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप में जो पहला पॉइंट है या जो सेकंड पॉइंट, इफ लाइन्स आर, इससे पहले एक राइटअप लिखते हैं छोटा सा, कंसिडर टू लाइन्स whose slopes are α1 and α2। α1 α2 लाइन्स का स्लोप्स है, हम लोग पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही बात चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इफ लाइन्स आर पैरेलल, देन α1 = α2। अगर लाइन्स पैरेलल है तो α1 = α2 है। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन α1 + α2 = 0। गैस ये इंपॉर्टेंट है, ये सम ऑफ स्लोप्स है, राइट। मतलब इसको प्रूव भी कर सकते हो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा दो लाइन्स अगर लेंगे, मतलब इसका बेसिकली छोटा सा अगर प्रूफ अगर देखना चाहते हो, ये Z1 Z2 से जाने वाले लाइन है, ये Z3 और Z4 से जाने वाले लाइन है, तो इन दोनों को बीच का एंगल 90 की बात कर रहा हूँ ना, राइट। तो ये तो समझ में आ रहा है। अब इसको 90 डिग्री रोटेट करने से ये वाला आ जाएगा, देखिए Z1 - Z2 बाई दिस, इसका मॉडुलस इक्वल टू Z3 - Z4 बाई उसका मॉडुलस इंटू e⁻i/2 ना, मतलब इसको रोटेट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ स्पेस नहीं था तो यहाँ लिख दिया, एक ही बात है। तो इसको रोटेट कैसे करेंगे, Z3 - Z4, एक ये वाला वेक्टर होगा, एक ये वाला वेक्टर होगा, तो 90 डिग्री रोटेट करने से तो आ जाएगा, राइट। अब इसको स्क्वेयरिंग कर सकते हो, मतलब इस जो है इसको स्क्वेयरिंग कर लेना, क्या हो जाएगा, Z1 - Z2 का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में मॉड का होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, Z1 - Z2 इंटू Z1 - Z2 बार, मतलब ये समझ में आ रहा है आपको ना। मॉड जेड का होल स्क्वायर को Z बार लिख सकता हो ना, इसका होल स्क्वायर इज दिस इंटू इसका बार इक्वल टू Z3 - Z4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z3 - Z4 इंटू Z3 बार - Z4 बार। तो गैस ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इंटू सॉरी e⁻i/2 को स्क्वेयर करने से e⁻i/, आ जाएगा, तब e⁻i/2 का होल स्क्वायर इज e⁻i/2 टू 2 e⁻i/। तो गैस देखो ये हो जाएगा α1, कैसे, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स का स्लोप क्या होगा, Z1 - Z2 बाई Z1 बार - Z2 बार। तो α1 पहला लाइन का स्लोप मैं पहले बोला α1, ये α2 होगा इंटू e⁻i/, एंगल 180 है, मतलब e⁻i/, मतलब पाई, तो cos पाई प्लस i sin पाई। मैं इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 180 नहीं बोल रहा हूँ, एंगल तो 90 ही था, राइट। अगर आप ये बोल सकते हो यार 90 कैसे गया, -90 आना चाहिए, अब मैं यहाँ कोई डायरेक्शन दिया ही नहीं, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो
कोई रैंडम डायरेक्शन, अगर ये -π/2 लिखते हो, अगर प्लस और -π/2 लिखते हो तो क्या होगा, स्क्वेयरिंग कर लो, मतलब e⁻i इंटू प्लस और -π/2 का होल स्क्वेयर ना, तो ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा, प्लस और माइनस पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, तो साइन वाला पार्ट तो जीरो ही हो गया, तो कॉस के अंदर प्लस और माइनस पाई, कॉस माइनस थीटा लोग एक ही बात है, कॉस थीटा या कॉस माइनस थीटा विल बी सेम विच इज़ -1, तो α1 प्लस α2 का वैल्यू जीरो हो जाता है, सम ऑफ स्लोप्स, अगर लाइन्स परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल होता, सिंपल है, ये डेरिवेशन है, ये ज़ीरो होता या पाई होता, इसको स्क्वेयर करने से फिर से ज़ीरो आता या 2π आता, तो e⁻i इंटू ज़ीरो दैट इज़ 1, तो ये α1 है, ये α2 के साथ +1 आता, तो α1 इक्वल्स टू α2 हो जाता। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है गाइस, सम ऑफ स्लोप्स 90 होता है, अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों स्लोप्स इक्वल है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अगर एंगल कुछ और दिया है तो स्लोप्स के बारे में रिलेशन आप लोग यहाँ से बिल्कुल प्रूव कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये प्रूफ बता दिया। तो एक और देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों बता रहे हैं, टेंजेंट भी एक स्ट्राइट लाइन है, तो अभी अभी हम लोग लाइन की इक्वेशन पढ़ा था, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना देखते हैं। टू ए गिवन सर्किल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब सेम 2D की डिस्कस करेंगे, तो सर्किल है तो गिवन पॉइंट पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए हम लोग t=0 लिखते हैं, तो यहाँ इतना आसान नहीं है, मतलब आसान है तो डायरेक्टली t=0 से आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो आप ये बोलेंगे सर्किल गिवन होगा, एक पॉइंट होगा जो कि AZ1 बुलाता हूँ, लाइन चाहिए मतलब टेंजेंट, मॉड z इक्वल्स टू r ले लेते हैं सर्किल की इक्वेशन, राइट, लेट मॉड z इक्वल्स टू r, मतलब सर्किल का सेंटर ऑरिजिन ले रहा हूँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपको रेडियस, तो इसका इक्वेशन, तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, इसका इक्वेशन लिखने का तरीका डिस्कस करते हैं, ये जो इक्वेशन है ये लिखने का तरीका डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमने क्लियरली बोला जब भी आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो आप किस पे ध्यान देना होगा, ये बात, a बार z प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 वाली बात। तो z बार जो है परपेंडिकुलर होता है, मतलब z बार का कोफिशिएंट है और लाइन का परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी वहाँ भी वही कर रहा हूँ गैस, देखिए z है इंटू समथिंग है, z बार इंटू समथिंग है प्लस k इक्वल टू 0, मैं k को रियल बोल ही दिया, तो z बार के साथ क्या लिखूँगा, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, दिस इज़ रिक्वायर्ड, उस लाइन का परपेंडिकुलर वाला लाइन ढूंढता हूँ, कोई वेक्टर है क्या, तो बिल्कुल है, ये वेक्टर आर जो आ रहा है ना, जो भी वेक्टर आ रहा है ये इस लाइन का परपेंडिकुलर ही है, तो ये आप z1 लिख सकते हो यहाँ, तो यहाँ क्या होगा z1 का बार, ठीक है। तो k कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप ये लाइन की बात करते हो ये भी इस वेक्टर का परपेंडिकुलर ही है, तो ये भी आ सकता है, लेकिन आपको यही चाहिए ना, इसका क्या यूनिकनेस है, ये इस पॉइंट से पास होता है, तो AZ1 लाइज मतलब सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बुला लिया, तो Z1 सब्स्टिट्यूट कर ली, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑब्वियस बात है, पहले कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना होता ट्वाइस x मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसा, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट, y को y कोऑर्डिनेट से, यहाँ भी जो भी रिप्लेस करना है हम लोग z में करेंगे, तो z1 बार इंटू z को z1 से रिप्लेस किया प्लस z1 इंटू z बार क्या हो गया वापस, मतलब z1 का बार प्लस k इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, मॉड z1 का होल स्क्वायर है, ये दोनों
प्लस मॉड जेड वन का होल स्क्वायर है प्लस के इक्वल टू 0। अब के इक्वल टू -2 मॉड जेड वन का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आपको ये बोलेंगे प्लस के इक्वल टू 0 लिखा, अगर मान लीजिए मैं इक्वल टू के लिख लेता, एक ही बात है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो इफेक्टिवली जो भी आ रहा है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जो भी के का जो इक्वेशन आया, के का जो वैल्यू आया वो ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो z1 बार इंटू जेड प्लस z1 इंटू जेड बार -2 मॉड z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट साइड लेके जाओ, z1 बार z प्लस z1 z बार इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड जेड का होल स्क्वायर है। तो वापस 2 इंटू z1 बार लिखता हूँ इसको, और ये पूरा डिवाइड कर लो, मतलब ये पार्ट एटलीस्ट z बाई z1 बार है, यहाँ है z1 बार है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर इससे आप डिवाइड करते हो, ये z1 बार तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो नीचे आएगा z1 प्लस z बार बाई ये z1 कैंसिल हो जाएगा, z1 बार इक्वल्स टू 2। So this is equation of tangent to mod z equals to r at a z1। आपको ये लग रहा होगा तो ये जो r है ये कहाँ चला गया। मतलब मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, r जो है देखिए z1 इसके ऊपर ले कर रहा है, मॉड z1 इक्वल्स टू r, तो मॉड z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो z1 बार इक्वल टू r स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप z1 बार जो लिख रहे हो ना उसमें r इन्वॉल्व है, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंडेंट है, राइट। सो इस जो भी सर्किल है इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे ये होता है। ओके गाइस, that's it for today. Okay.